नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो अब कुछ ही देर में जो बिपरजॉय तूफान है वो जखाऊ पोर्ट से टकराने वाला है। भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, जहां पर गुजरात आप देख रहे हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो पूरी सफेद तस्वीर है ये वही बयां कर रही है स्थिति जो बिपरजॉय की है, किस तेज रफ्तार से वो यहां पर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का कराची है, जहां पर पहले ये तूफान आगे बढ़ने वाला था, लेकिन अब इसने अपनी दिशा बदल ली, जिसको अब वक्त भी हो चुका है। तो कई घंटों से अब ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, और इस वक्त जब आपको हम गुजरात की तरफ दिखाएं तो यहाँ पर यही वो जखाऊ पोर्ट का इलाका है, जहां पर अगर हम आपको दिखाएं तो किस तरह से ये रफ्तार अपनी जो है उसकी चल रही है। इस टाइम पर करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, और कई इलाके हैं जहां पर जमकर बारिश जो है वो हो रही है। तो नलिया वो इलाका है जो प्रभावित होगा, मांडवी में जमकर बारिश हो रही है, और कई ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस तरह से जखाऊ पोर्ट को वो टच करेगा ये तूफान, जैसे ही उसके बाद वहां पर उसका लैंडफॉल जो है वो माना जा रहा है अब से कुछ देर में हो जाएगा, और उसके बाद उसके तट से टकराते ही तेज हवाएं जो है वो चलने वाली हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें पहले से ही उठ रही हैं, लेकिन जिस वक्त ये तूफान तट से टकराएगा वो अपने आप में एक ऐसा क्षण होगा जब बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचा सकता है। और यही बार बार मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जिस वक्त ये तूफान तट से टकराए उस वक्त कोई जनहानि ना हो, यही कोशिश यहाँ पर है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता सरकारों की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों की है कि बहुत ज्यादा नुकसान भले ही हो जाए लेकिन कोई जनहानि ना हो, क्योंकि इस तरह के तूफान जब आते हैं तो इसमें आशंका जो है, ये डर पहले ही बना होता है कि ये काफी नुकसान पहुंचा कर जाएगा। खासकर जो कच्चे मकान होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो बिजली के खंभे होते हैं, इस तरह के जो टावर्स होते हैं, उनको खासा नुकसान पहुंचता है जब इतनी तेज हवाएं जो चल रही होती है। और इस वक्त भी हम इसकी ट्रैक हम यहाँ पर कर पा रहे हैं तो उससे पता लग रहा है कि करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। और उसके साथ ही पास में ही गुजरात के यहाँ पर जो पोरबंदर का इलाका है, मांडवी के नजदीक जो आगे बढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। वेरावल जो है वहां पर भी प्रभाव जो है उसका देखा जा रहा है, और साथ ही जो द्वारका है वहां पर भी इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। और इसीलिए द्वारकाधीश मंदिर जो है उसे आज खासतौर से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। तो जैसे ये गुजरात से टकराएगा, जैसे ही इसका असर जो है दिखने लगेगा, पाकिस्तान पर भी इसका असर जो है वो साफ साफ दिखेगा। हम सीधे मौसम विभाग का जो कहना है वो भी आपको बता रहे हैं कि प्रक्रिया जो है वो आधी रात तक चलने वाली है। तूफान जखाऊ पोर्ट के पास तट से टकराएगा, और तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार जो है वो पहले ही काफी बढ़ चुकी थी, अब और तेज हो गई, और अब बारिश भी धीरे धीरे तेज यहाँ पर होती जा रही है। तो हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित मिश्रा हमारे साथ गुजरात में बने हुए मांडवी में, और हिमांशु शेखर मिश्रा भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, पहले आपके पास में यहाँ पर आना चाहूंगी, क्या कहना है यहाँ पर मौसम विभाग का, ये बताएं हमें, और उसके बाद हम सोहित के पास चलेंगे जहाँ पर अब काफी तेज हवाएं जो हैं वो चलने लगी हैं मांडवी में। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है, मैं इस वक्त कंट्रोल रूम में हूँ, और मैं अपने कैमरा सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरे पीछे जो लेटेस्ट मैप है फोकास्ट ट्रैक साइक्लोन बिपरजॉय का, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कितना करीब गुजरात तट के पहुँच चुका है। मौसम विभाग के एक वैज्ञानिक ने मुझे बताया है कि ये अभी करीब 70 किलोमीटर दूर है जो साइक्लोन बिपरजॉय है वो जखाऊ पोर्ट से, और जो लैंडफॉल की प्रक्रिया है वो अगले आधे घंटे में शुरू हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर जो वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक, वो लगातार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और हमें ये बताया गया है कि बहुत जल्दी वो डिक्लेयर करेंगे कि जो लैंडफॉल की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये भी कहा गया है कि 3 से 4 घंटे जो लैंडफॉल की प्रक्रिया है वो चलेगी, क्योंकि जो आई ऑफ द साइक्लोन है उसके गुजरात तट से टकराने में समय लगता है। ये करीब 250 से 300 किलोमीटर की एक वेदर फिनोमेना है जो धीरे धीरे गुजरात तट की तरफ बढ़ रही है, और इसके लैंडफॉल की प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। फ़िलहाल अभी भी जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर वो एसेस कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन किया जा रहा है, और बहुत सारे सैटेलाइट इमेजेस हैं इस कमरे में जिनकी मुआयना अभी साइंटिस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि गुजरात के जो 7 तटीय ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होगा, वहाँ पर हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जो बारिश है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और इससे विशेषकर जो एनडीआरएफ के जवान वहाँ पर तैनात हैं उन्हें भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मौसम विभाग से दिया जा रहा है कि अभी साइक्लोन जिस दिशा में बढ़ रहा है वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है सबसे पहले एनडीआरएफ को फील्ड में जाने के निर्देश दिए जाएंगे।
तो एक बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट है इस वक्त यहाँ पर मौसम विभाग में। मैं अशोक महाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर आपको कुछ क्षणों के लिए मैं रोकूंगी क्योंकि एक बार हमें यहाँ पर सोहित मिश्रा के पास चलना होगा गुजरात में, क्योंकि सोहित वहां पर बने हुए। हिमांशु आप जानते हैं, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। सोहित, इस वक्त सीधे आपका रुख करेंगे, बताएं हमें क्या कुछ चल रहा है और दिखाएं तस्वीरें हमारे दर्शकों को, मांडवी में क्या कुछ हो रहा है। जी, तेज हवाओं का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है अगर मांडवी की बात करें, और जिस तरह से माहौल बन रहा है अगर हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे, यहाँ पर बीच में पूरी तरह से अंधेरा हो जा रहा है। जो तेज हवाएं हैं उसका असर पेड़ों पर भी देखने मिल रहा है और इसके साथ ही जो पूरा इलाका है उसे खाली करा लिया गया है। समुद्र में भी जो तेज उफान है वो देखने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्री तट के पास किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जो हवाएं हैं, हवाओं का जो रुख है वो पूरी तरह से बदल गया है और इसके जरिए ये पता चलता है कि किस तरह के हालात यहाँ पर होने वाले हैं। बाईं तरफ हम एक टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे ये पूरे शहर को, क्योंकि समुद्री तट पर ये पूरा मांडवी शहर बसा हुआ है। तो वहाँ पर आपको सड़क पर एक भी शख्स नजर नहीं आएगा या बहुत कम लोग नजर आएंगे। इसकी वजह यह है कि पुलिस की ओर से कई सारे यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है और लोगों को सड़कों पर या कहीं पर भी बिना कारण के आने के लिए नहीं कहा गया है। समुद्री तट पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं, किसी को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। और जिस तरह से हवा का रुख बदल रहा है और साथ ही साथ मौसम पल पल बदल रहा है, इससे ये समझ में आता है कि जो हालात हैं वो धीरे धीरे किस तरह से होंगे। इसमें अगर बात करें चुनौतियों की, तो एक बड़ी चुनौती ये होगी कि अब फिर भी हम एक डिस्टेंस पर सुरक्षित जगह पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वाकई 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो इसका अनुमान या इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और क्योंकि रात के समय ये हो रहा है, तो अगर आपको कहीं पर राहत और बचाव का काम भी करना है तो कोई प्रशासन या कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं जा पाएगा, कोई रिस्क नहीं ले पाएगा। तो रात भर अब ये जो कहा जा रहा है कि 12-12:30 बजे तक इसका असर देखने मिलेगा, तो इसका ये मतलब है कि अगर रात को इसका असर होता है तो अगर कहीं पर कुछ अभियान भी चलाना है प्रशासन को तो वो सुबह से पहले वो नहीं कर पाएंगे। बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पर बीच बीच में चल रही है और ये माना जा रहा है कि इसका असर देखने मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि जो बारिश शुरू होगी वो शायद रात भर जारी रहेगी और बड़ी पैमाने पर हवाओं के साथ ये बारिश होने वाली है, जिसका ज़्यादा असर होगा। अब इसमें जब हम अधिकारियों से बात करते हैं, उनका कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो मछुआरे जिन्हें तो यहाँ से अलग अलग जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन उनके जो घर हैं वो समुद्री तट पर मौजूद हैं और वो घर इतने मजबूत नहीं है, नंबर 1, और हर कोई जो है अपना मूल्यवान वस्तु लेकर वहाँ से गया नहीं है। तो ऐसे में जब हम जिस बीच पर थे, अगर वो बीच पूरा समुद्र के अंदर चला गया, यानी पानी आगे बढ़ रहा है, तो उन जो मकान हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर तेज़ हवा इसी तरह से बरकरार रहती हैं तो तूफान तो आज रात को गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद जो लोग हैं उनके रहने की वहाँ पर परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मकानों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लेकर एनडीआरएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर किसी ने अपनी प्लानिंग की हुई है कि आगे क्या कुछ कर रहा है। और लेकिन एक जो बात है वो ये है कि रात के समय क्योंकि ये टकरा रहा है और अंधेरा होगा, तो जो भी राहत और बचाव का काम होगा वो सुबह से पहले नहीं हो पाएगा। भारी बारिश की वजह से, निचला इलाका होने के वजह से कई जगहों पर सड़कों पर भी जल जमाव होने की आशंका है। दोपहर को भी कुछ जगह ऐसे थे जहां पर जल जमाव हुआ था। ऐसे में लोगों को घरों में ही रहने कहा गया है, मजबूत घरों में, या तो अगर वो नहीं है तो उसके बाद उनको सुरक्षित स्थानों पर पहले ही शिफ्ट किया गया है। और अगर हम मौसम भी दिखाने की कोशिश करेंगे, बादल देख लें आप, मौसम देख लें, तो पूरी तरीके से काले बादल नज़र आ रहे हैं और जो तूफान से पहले का जो यहाँ पर नज़ारा है वो समझ में आ रहा है। तो ज़रूर इसका असर यहाँ पर हो रहा है और जो हवाएं हैं उसने अपना रुख बदला है और ये कहा जा रहा है कि कुछ समय में भारी बारिश भी यहाँ पर देखने मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो बड़ी चुनौती होगी वो इस तूफान के गुजर जाने के बाद आने वाली है, क्योंकि तब जो लोग हैं उन्हें वापस सुरक्षित अपने घरों में भेजना अपने आप में एक चुनौती होगी। वो भी ये देखना होगा कि उनकी जो परेशानियां हैं वो कैसे खत्म की जाए और वो एक बार फिर से अपने ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाया कैसा जाए। इससे लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने इस तूफान के गुजरने के बाद आने वाला है।
बिल्कुल सोहित, और हम तस्वीरें जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक भी यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरा इलाका है जहाँ पर सोहित है मांडवी का, वो बहुत नज़दीक है कच्छ में ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव इस तूफान का देखने को मिल रहा है। तो सोहित जहाँ पर है वहाँ पर पूरा इलाका जो है, घर पूरी तरह से खाली हो गए, जिस तरह से सोहित अभी दिखा रहे थे तस्वीरों में। और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जब अभी भी हवाएं जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही हैं यहाँ पर। सोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। यहाँ पर हवाएं अभी भी बहुत तेज़ है, और हम जो आपको ये मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये बहुत कम दूरी जो है अब वो उसकी जखाऊ पोर्ट से रह गई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर जो इस वक्त मौसम विभाग के दफ्तर में ही मौजूद है, वहां पर उन्होंने बताया कि 70 किलोमीटर की दूरी जो है वो रहती है अब जखाऊ पोर्ट से इसको तट से टकराने में। तब जो स्थिति होगी वो और भी ज्यादा भयानक होगी, जो कि सोहित की तस्वीरों में दिख रहा है। सोहित, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे थे कि जो स्थिति इस वक्त लोगों के पास है, वो जिस तरह से परेशान है, और खासकर वो लोग जिनके घर कच्चे हैं, ऐसे मछुआरे जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनके लिए आगे आने वाला वक्त थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल आदित्य, हम दोपहर की अगर बात करें तो एक ऐसे गांव में गए थे जो पूरी तरीके से उनको वहां से हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद लगभग एक घंटे की ट्रैवलिंग कर लोग वापस उस गांव में आ रहे थे। हमने पूछा आप क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया, लेकिन हमारे जो मवेशियां हैं, किसी के पास घोड़े थे, किसी के पास वहाँ पर गाय थी, उनके लिए कोई व्यवस्था या उन्हें सुरक्षित स्थानों पर नहीं रखा गया। वो जहाँ पर रहती हैं उसके आसपास कुछ जगह बनाई गई है, और उनके खाने पीने के लिए ये लोग वापस सुरक्षित स्थानों से आ रहे हैं अपने मवेशियों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि केवल मनुष्य, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा, तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि लोग आ रहे हैं और अपने मवेशियों के पास, अपने किसी के पास घोड़ा है तो उन्हें खाना कैसे खिलाया जाए या क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है वो कर रहे हैं, और फिर से जा रहे हैं, क्योंकि उनको उसका भी ख्याल रखना है, अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। हम जिस बीच पर थे वहाँ पर ना जाने कितने लोगों के वहाँ पर दुकान थी। जब आमतौर पर बीच पर लोग आते होंगे तो वहीं पर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। उसमें से कई ऐसे दुकान हैं जो बह गए हैं, जो समुद्र के अंदर चले गए हैं। हमने देखा है कुछ दुकानों को समुद्र के पानी में तैरते हुए, तो उन्हें भी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों के सामान वहाँ पर थे। तो पूरी तरीके से इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों के जो दिनचर्या है उस पर तो असर इसका पड़ा ही है, उनकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ा ही है, और इन्हें एक बार फिर से पटरी में लाना, इसके लिए क्या कुछ किया जाता है ये देखना काफ़ी अहम है। बिल्कुल सोहित, और यही उम्मीद भी करते हैं कि कम से कम नुकसान हो इस तूफान का। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित, आपके पास हम आते रहेंगे अभी, क्योंकि ज़्यादा वक्त अब यहाँ पर है नहीं जब तूफान तट से टकराने वाला है। एक बार फिर से अब हिमांशु शेखर मिश्रा के पास चलते हैं। हिमांशु, एक बार फिर से अगर आप बताएं, क्योंकि कुछ वक्त पहले आपने बताया था, कुछ मिनट पहले, कि 70 किलोमीटर ही दूर था तूफान तट से टकराने वाला था। अब क्या स्थिति आप देख रहे हैं, और इस वक्त अगर ये भी बता सके कि हवा की रफ्तार क्या है हिमांशु इस वक्त? देखिए अदिति, अभी फ़िलहाल मेरे पीछे जो आप इमेजेस देख रहे हैं ये लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस हैं साइक्लोन की, और ये जो पूरा इलाका है ये करीब 300 किलोमीटर का एक जोन है, एक वेदर फिनोमेना है जो धीरे धीरे गुजरात तट की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो आई ऑफ द साइक्लोन है, इसके गुजरात तट में पहुँचने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा। और ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से बहुत साफ कि कितना करीब ये चक्रवाती तूफान पहुँच चुका है। एक अति प्रचंड चक्रवाती तूफान है, और हवाओं की रफ्तार जो है वो अगले 1 से 2 घंटे में 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है, जो बीच में बढ़कर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और इससे नुकसान का अंदेशा निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा है। फिलहाल ये साइक्लोन धीरे धीरे जो जखाऊ पोर्ट है उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसे अब भी कुछ वक्त लगेगा। जो वैज्ञानिक यहाँ पर लगातार जो डाटा उन्हें मिल रहा है सैटेलाइट से, उसका असेसमेंट कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, और ये संकेत दिया गया है कि 6:30 के बाद जो लैंडफॉल की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। अब फिलहाल मैं अपने कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाएँ कि वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार किस तरह से जो डाटा उन्हें मिल रहा है सैटेलाइट से उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है कि
जो भी इंफॉर्मेशन मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के पास आ रहा है उसे जल्दी से जल्दी जो राहत बचाव के काम के लिए जिन एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है उन तक भी ये जानकारी रियल टाइम में पहुंचाई जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब साइक्लोन का लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू होगी तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस जगह पर ये तट से टकराने वाला है, किस जगह ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि जो आई ऑफ द साइक्लोन है वो सबसे खतरनाक होता है और वहाँ पर जो चक्रवाती तूफान है उसके हवाओं की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ पर और वो जब तट से टकराता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। हिमांशु, यहाँ पर आपको कुछ क्षणों के लिए रोक रही हूँ। जब आप हिमांशु कहते हैं कि आई ऑफ द साइक्लोन जो है, तो क्या आप यहाँ पर ये समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से जब तूफान के बीच का हिस्सा टकराता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है? एक बार हम चाहेंगे हिमांशु वो भी बताएं आप। देखिए, आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। साइक्लोन जब कोई भी एक अति प्रचंड चक्रवाती तूफान, जो साइक्लोन जिसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं, वो एक करीब 250 से 300 किलोमीटर लंबा एक फिनोमेना होता है, एक वेदर फिनोमेना जो एक धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ता है और इसके अलग अलग जोन्स में जो हवाओं की रफ्तार है वो अलग होती है। कहीं जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर हवाओं की रफ्तार कम होती है, जो जहाँ पर सेंट्रल एरिया है, जो आई है, वहाँ पर हवाओं की रफ्तार ज़्यादा होती है और इसलिए जो आई ऑफ द साइक्लोन है वो बिल्कुल सेंटर का हिस्सा होता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये भी रियल टाइम इमेजेस हैं जो यहाँ पर मौसम विभाग के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर एम महापात्रा वो खुद मुआयना कर रहे हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बीच का इलाका है, जो बीच बीच में ब्लिप कर रहा है, वही आई ऑफ द साइक्लोन है और वो वहाँ पर अभी हवाओं की जो रफ्तार है वो 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी था कि जब साइक्लोन तट से टकराएगा तो उस दौरान जो हवाओं की रफ्तार है वो 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे और बीच बीच में बढ़कर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा फिलहाल वैज्ञानिकों के साथ खुद एक एक सेकेंड जो साइक्लोन की जो मूवमेंट है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो डाटा इन्हें यहाँ पर मिल रहा है वो तत्काल जो राहत बचाव के काम के लिए जिन एजेंसीज़ को वहाँ पर तैनात किया गया है वो उनके पास ये यहाँ से उसे रिले किया जा रहा है। बहुत जल्दी एक बुलेटिन भी यहाँ पर जारी किया जाने वाला है। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेज, किस तरह से साइक्लोन जो है वो धीरे धीरे आप देख सकते हैं इन ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों में कि किस तरह से साइक्लोन जो है वो आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं। और एक बार फिर मैं आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाता हूँ साइक्लोन की, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसमें आप जो आई ऑफ द साइक्लोन है उसे बहुत साफ तौर पर देख सकेंगे। ये बड़ा स्क्रीन है अदिति और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक वेदर फिनोमेना है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है गुजरात तट की तरफ और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, जिसको आप आई ऑफ द साइक्लोन मान सकते हैं, ये केंद्र बिंदु है साइक्लोन का और यहाँ पर इस वक्त जो हवाओं की रफ्तार है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है, सबसे ज़्यादा है इस पूरे चक्रवाती तूफान के केंद्र बिंदु में। और ये जब तट के पास पहुँचेगा, ये जखाऊ पोर्ट पाकिस्तान और गुजरात के बीच का इलाका है जहाँ पे इसे गुजरना है और जब ये तट से टकराएगा तो उस वक्त जो हवाओं की रफ्तार है वो 115 से 125 किलोमीटर और बीच बीच में बढ़कर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार हो सकती है और इससे नुकसान का अंदेशा सबसे ज़्यादा होगा। मध्य रात्रि का समय है जब तक लैंडफॉल की प्रक्रिया चलती रहेगी और अगर मान लीजिए 6:30-7 बजे लैंडफॉल शुरू होता है तो जो आई ऑफ द साइक्लोन है वो 11 बजे के आसपास गुजरात तट से टकराएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, इस पूरी जो इसका जो पड़ताल है इसको आपको विस्तार से आपने समझाया, जिस तरह से कि आई ऑफ द साइक्लोन जो है वो क्या होता है, जो तूफान के बीच का हिस्सा होता है और माना जाता है कि वो सबसे खतरनाक होता है। और यहाँ पर भी फिलहाल जो मौसम विभाग की तरफ से अंदेशा जताया जा रहा है वो यही है कि इस वक्त तूफान कुछ दूरी पर है जखाऊ पोर्ट से और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अभी वहाँ पर चल रही है, उसकी रफ्तार जो है वो उतनी है और जब ये तट से टकराएगा तो क्या ये थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा या और तीव्र होगा, ये देखना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए देश की बात में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
तो गुजरात के तट के बेहद करीब पहुंच चुका है बिपरजॉय तूफान और कुछ ही देर में ये तट से टकराएगा और करीब 50 किलोमीटर दूर इस वक्त बताया जा रहा है इस तूफान को 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों की, जो तटीय इलाके हैं, खासकर मांडवी का है, नलिया का है और जो कच्छ के जितने भी इलाके हैं वो सब इस तूफान की चपेट में आते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। मांडवी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर यह चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है कि ये अति प्रचंड तूफान है, ये बहुत ताकतवर तूफान है और ये काफी नुकसान पहुंचाएगा। इसका अंदेशा मौसम विभाग पहले ही जता चुका है और इसीलिए चेतावनी दी गई है। तमाम जगहों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। हजारों लोगों को यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है ताकि किसी तरह की कोई जन हानि ना हो। प्राथमिकता यहाँ पर यही है कि किसी जीवन की हानि ना हो और बाकी जो नुकसान है वो तूफान के बाद ही उसको आंका जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। और ऐसा भी इसकी भी आशंका है कि कई लोगों के लिए बहुत दिक्कतों भरा ये तूफान रहने वाला है, क्योंकि जिनकी रोजी रोटी चलती है, जो मछुआरे हैं वहां पर, जो तटीय इलाकों में रहते हैं, उनके लिए आगे आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त प्राथमिकता, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आपदा नियंत्रण टीमें हो, उनके लिए प्राथमिकता इसी बात की है कि लोगों को बचाया जाए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर केजे रमेश हैं, पूर्व डीजी हैं मौसम विभाग के। डॉक्टर रमेश, स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है इस तूफान को। डॉक्टर रमेश, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि तैयारियां भले ही कितनी हो, लेकिन जब तूफान जब तक टकराएगा उसके बाद ही आंका जाएगा कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया। अभी जो है, जो इमरजेंसी रिस्पांस के हिसाब से जो स्टेप्स लेना चाहिए था पूरा लिया है। जो लो लाइंग एरियाज में जो लोग रहते थे उन लोगों को सेफर एरियाज में पहुंचा दिया गया। अभी हाई टाइड एंड हाई वेव एक्शन, स्टॉर्म सर्ज, ये सब बारिश, 4 अलग अलग फैक्टर की वजह से पानी का जमावड़ा होगा कोस्टल एरिया में। पोरबंदर से लेकर ऊपर आपका नलिया तक, पूरा गल्फ ऑफ कच्छ में, पूरा कांडला तक पानी जाएगा, समुंदर का पानी हाई वेव एक्शन के साथ। और बारिश भी, तेज बारिश ऑलरेडी शुरू हो गई है। पूरी रात साइक्लोन क्रॉस करने के बावजूद, ऑलरेडी साइक्लोन का क्रॉस करना, लैंडफॉल प्रोसेस जो है, ऊपर वाला साइक्लोन है वो सेगमेंट तो टच कर चुका है, आई दूर है वो, और 2-3 घंटे में शायद 11-12 बजे तक आई भी पार कर जाएगा। साइक्लोन पार करने के बाद साइक्लोन को पीछे काफी बारिश है इस साइक्लोन में। सो पहले तेज हवाएं है, उसके बाद जैसा अंदर चला जाएगा तेज हवाएं धीरे धीरे कम होंगे, मगर बारिश तो बरकरार रहेगा पूरा रात। कल सुबह तक भी वो बारिश is going to happen. This wind is only going to go up, and with this kind of a wind speed of 150 to 125 km per hour, this is definitely going to swarm the entire region, Gargi, with storms and with heavy rainfall. And also, as the administration has been saying, that in all likelihood the temporary buildings, the temporary buildings, all the critical infrastructure, be it the communication line, the power line, the health infrastructure, that is definitely going to collapse and going to be devastated in all likelihood. But as per the state government, we have been speaking to the ministers as well, and they are saying that we are waiting for the cyclone to die down, and only then we are going to assess the devastation, the loss it has left behind. Till the cyclone makes a landfall, and at least till the end of today, our only focus is to ensure that there is zero casualty and there is no loss of human lives. And that's why a red alert has been issued for 2 days in the state of Gujarat. All the people have been asked to stay inside. Even the people living in the city areas have been asked to not venture out, and all those living in the coastal areas have been evacuated to shelter homes. Now, I have been going to the shelter homes since morning, Gargi, and I have been speaking to many people, who are. I spoke to this old couple who was 70-year-old, and they told me that this is not the first time that they have to live in a shelter home. They have witnessed about 3 cyclones in the past, but
and every time a cyclone hits Gujarat, their kacha house completely collapses, and they have to go back and build it from the scratch. And even this time around, they are ready to go back and see their house completely destroyed, and they are ready to build it from the scratch. But all they want is help from the government. The state government is saying, and in fact, yesterday Nirmala Sitharaman, the finance minister, did a briefing, and she very clearly told the banks that whatever losses have been incurred by farmers, by fishermen, has to be taken care by the banks as soon as the cyclone dies. In fact, she categorically said that the process has to be expedited, so all these people who suffer loss, they don't have to go through anything more. So right now, all the administration, all the civil authorities on the ground are waiting for the landfall and then waiting for the cyclone to die down. At the Jakhau port, which is completely barricaded. Jakhau port is one of the biggest ports of this country. It deals in export of fish as well as salt, and that port has also shut all its operations since the last 4 to 5 days. It is going to be shut at least till the weekend. That is, if we talk about the larger impact, that is also going to impact. पर इस वक्त पहुंच गई हैं और वो तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रही हैं कि किस तरह से वहां पर तट से टकराता हुआ अब कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है तूफान। जिस तरह से हमारे साथ जो अभी मौसम विभाग के पूर्व डीजी केजे रमेश भी थे कि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये होगा देखना कि जब इसके बीच का हिस्सा जिसे आई और साइक्लोन कहा जाता है वो जब टकराएगा तब किस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि अभी ही 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी नुकसान ये तूफान करके जाने वाला है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। सबसे ज़्यादा वेदर होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगा और सबसे ज़्यादा टाइडल वेव होगा। और ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका जो आई है थोड़ा लार्जर है, लगभग 50 किलोमीटर है डायमीटर इसका आई का, और इसका मूवमेंट जो है ये लगभग 12 किलोमीटर स्पीड पे चल रहा है। इसलिए लैंड क्रॉस करने के लिए और 4 घंटा के आसपास टाइम लग सकता है। मैं अभी इंग्लिश में बोल दूं, पहले इंग्लिश में बोल दूं। सर पहले इंग्लिश वाला स्पीड क्या है? हिंदी कंप्लीट कर लीजिए सर प्लीज। इंग्लिश बोलिए। यू आर गोइंग लाइव नाउ सर। द वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय is now centered over northeast Arabian Sea, but coming closer to Saurashtra and Kutch coast. Its wind speed at present is 115 to 125 km per hour, gusting to 140 km per hour. With this wind speed, it will hit the coast between Karachi and Mandvi and close to Jakhau port of Gujarat. This is now located about 70 kilometers away from Jakhau port in Arabian Sea. It is moving with a speed of about 15 kilometers per hour. Its wall cloud region in the right forward sector is entering into the coastal districts, and hence the landfall process has commenced over the coastal districts of Saurashtra and Kutch. Strong winds, 60 to 80 kmph, are prevailing along and off Saurashtra and Kutch districts. It will gradually increase. It will become 115 to 125 kilometers per hour, gusting to 140 kilometers per hour sometimes. Heavy rainfall is continuing. It will continue, and heavy to extremely heavy rainfall is expected. Tidal wave of 2 to 3 meters will inundate the low-lying areas of these districts surrounding Gulf of Kutch. So up to midnight, the landfall process will continue, and hence it is the most dangerous part of the cyclone. तो यहाँ पर टकराने की प्रक्रिया जो है तूफान बिपरजॉय के वो शुरू हो चुकी है। तट से करीब 50 किलोमीटर दूर उस वक्त बताया जा रहा था, लेकिन अब ये तूफान जो है इसकी लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तकरीबन 4 घंटे की जो प्रक्रिया है ये होगी। यहाँ पर मौसम विभाग ने इस वक्त जो डीजी हैं उसके डॉक्टर एम मोहपात्रा, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस वक्त उन्होंने ये जानकारी दी है कि साइक्लोन का जो लैंडफॉल प्रोसेस है वो शुरू हो गया है
और ये आधी रात तक ही पूरा होगा। और इसके जो बीच का हिस्सा है तूफान के, जो बिपरजॉय का जो आई जिसे कहा जा रहा है, तूफान का जो आई है वो डायमीटर 50 किलोमीटर का है, यानी कि अमूमन इतना बड़ा नहीं होता है तूफान के बीच का हिस्सा। पतरा वाला सीमेंट में उसको निकाल, वो पैर तो हमारा वुडन कटर है और कुआड़ी है, उसको हटाने की कार्य करता है। वो जेसीबी बुलाना पड़ता है तो जेसीबी बुलाते हैं, उसके साथ से वैसे फरियादी निकाल करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम काराडिया जितेंद्र है। क्या नाम, क्या होना है आपका? हमारा स्टेशन इंचार्ज हूँ। ओके। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर राहत कर्मी जो है वो भी मौजूद हैं और उनका कहना है कि उनके पास अलग अलग इंतजाम हैं, तैयारियां सभी हो चुकी हैं पूरी, लेकिन जब ये तूफान अपने चरम पर होगा तब कितना नुकसान ये पहुंचाएगा उसका अंदाजा इस वक्त कोई भी नहीं लगा सकता। यहाँ पर साफ तौर पर जो मौसम विभाग कह रहा है उसमें वो जो बड़ी बात है वो ये कह रहा है कि जो आई ऑफ साइक्लोन है वो 50 किलोमीटर का उसका डायमीटर बताया जा रहा है, यानी कि जो बीच का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, 50 किलोमीटर का है। और उसके चलते जब कोस्ट से टकराता है तो उस समय जब विंड स्पीड है जो वो सबसे ज़्यादा होती है, जब आई ऑफ साइक्लोन टकराएगा तब हवा की रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी और उसके बाद उसको कंप्लीट होने में, उस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में आधी रात तक का वक्त लग जाएगा। यानी कि अब हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों की, जहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ रही है नुकसान होना भी शुरू हो गया है और अभी धीरे धीरे तस्वीरें और आनी शुरू होंगी। कई जगहों पर पेड़ उखड़ेंगे, जो कच्चे मकान हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये अंदेशा पहले ही जताया जा चुका है। क्या नुकसान की खबर है? डिजास्टर कंट्रोल रूम जो बनाया है किस तरह से काम कर रहा है? जी अभी तो जुड़े हुए हैं, उसे लूज हो जाए और आप निकाल सकते हैं। यही होता है। जो पेड़ है, पेड़ अभी जब फॉरवर्ड सेक्टर आ रहे, ईस्ट से वेस्ट विंड फ्लो हो रहा है, तब पेड़ वेस्ट की तरफ बेंडिंग होगा, मगर शायद गिरेगा नहीं। मगर जब रियर सेक्टर आएगा और विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट, तो फिर वो पेड़ ईस्ट की तरफ बेंडिंग होगा। इस तरह जो पेड़ फॉरवर्ड सेक्टर में नहीं घिरा होगा, शायद रेयर सेक्टर जब आएगा तब गिर सकता है। ऐसे ही हालत हो सकता है। अच्छा, इसलिए डैमेज ज्यादा होगा। इसलिए जब आई ऑफ द स्टॉर्म जब इसीलिए जो एरिया में आई जाएगा उस एरिया में ज्यादा डैमेज हो सकता है। यानी जो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जैसे जोखाऊ के पास जाएगा तो जोखाऊ से 50-100 किलोमीटर दूर तक दोनों साइड पे जैसे disaster situation. But wind speed will be average 115 to 125. That you are saying. Yeah, that is the maximum wind speed what we have predicted. वो है 115 to 125 kmph, gusting to 140 kmph. बस अन्य सभी जगह में नहीं होगा, कहीं कहीं। तो ये मौसम विभाग के डीजी जिन्हें आप सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चल रही हैं और आगे भी यही देखा जाएगा। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर का एक कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उम्मीदों और बदलावों पर बातचीत होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। तो देखना ना भूलें 17 जून को दिन भर एनडीटीवी पर।